नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। नौकरियों की किल्लत और बेरोजगारी का मुद्दा हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता है। राजनीतिक दल हर चुनाव में नौकरियों को लेकर अपने अपने घोषणा पत्रों में बड़े बड़े कई वादे करते हैं, कई ऐलान करते हैं और इरादे भी दिखाते हैं कि सरकार बनने पर वो नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हालात फिर भी अपने देश में नहीं सुधर पा रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ तस्वीरें और खबरें आती रहती हैं। इसका नतीजा अब यह हुआ है कि कहीं भी अगर छोटी और मुट्ठी भर नौकरियों के लिए भर्ती निकले तो युवा उम्मीदवारों की भीड़ वहां पर उमड़ आती है। इसका ताज़ा उदाहरण देखना हो तो मुंबई से आज जो तस्वीरें आई हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां कल तब भगदड़ के हालात पैदा हो गए जब लोडर और हैंडीमैन के 2500 पदों पर भर्तियों के लिए 25,000 से ज़्यादा उम्मीदवार पहुंच गए। इतने उम्मीदवारों को संभालना एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए मुश्किल हो गया। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड देश के कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए जिम्मेदार है। उसी ने चुनिंदा आवेदकों को टोकन मिलने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन नौकरी की उम्मीद में भारी तादाद में युवा बिल्डिंग के बाहर खड़े नजर आए। फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आए ताकि उनके हाथ में टोकन आ जाए और फिर उनका इंटरव्यू हो सके। इन हालात में कई उम्मीदवारों को कई घंटे तक बिना खाना और बिना पानी के इस गर्मी में वहां पर खड़े रहना पड़ा, जिससे कई की तबीयत भी खराब होने की खबरें आई हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर लोडर का काम यात्रियों के सामान यानी लगेज, कार्गो और खाने पीने के सामान को टर्मिनल से विमान तक पहुंचाना और फिर विमान से उतारकर उसे रैंप, ट्रैक्टर और फिर बैगेज बेल्ट तक पहुंचाना, ये काम होता है। ये काम मेहनत वाला है और इसके लिए समय भी काफ़ी सीमित ही मिलता है, यानी बहुत बड़ा सामान उठाना पड़ता है, भारी भारी सामान, और कम समय में जल्दबाजी में काम करना पड़ता है। लोडर की तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उन्हें कड़ी मेहनत वाले इस काम के लिए 20,000 से 25,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस काम के लिए शारीरिक तौर से मजबूत और मेहनतकश लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है इस भर्ती के लिए, ना कि पढ़े लिखे और डिग्री धारियों को। लेकिन मुंबई में इस नौकरी के लिए 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके तक तमाम युवा पहुंच गए। राजस्थान के कुछ लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, जिसमें राजस्थान के अलवर से आए राम बाबू कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बेरोजगार होने के चलते अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर चलकर मुंबई आए हैं। लोडर का काम करने को भी तैयार हैं, लेकिन ये नौकरी भी उन्हें नहीं मिल पा रही। देखते हैं कि अगर इंटरव्यू वगैरह सही हो गया, जॉब मिल जाती है तो कर लेंगे। और बेरोजगारी तो ज़्यादा ही है ही, इसलिए जो मिल जाएगा। जो पढ़ाई क्या की हुई है? मैंने M.Com कर रखी है। आप मास्टर्स किए हुए हैं? जी, और जी। आप यहाँ पर लोडर के पद की नियुक्ति के लिए आए हैं? जी जी राजस्थान से? जी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आए प्रथमेश निम्बालकर BBA के छात्र हैं। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लिहाजा पिछले 3 दिन से मुंबई में खाने पीने की परवाह किए बिना एयर इंडिया दफ्तर के बाहर जमे हुए हैं, इस आस में कि कम से कम लोडर की नौकरी के लिए उनका चयन हो जाएगा, उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला, मायूस होना पड़ा। आप यहाँ पर किस लिए आए थे एयर इंडिया के और मुंबई एयरपोर्ट के बाहर? मैडम जॉब के लिए। कौन सी जॉब? हैंडीमैन के पोस्ट के लिए। अच्छा, और क्या बोला गया था आपको? जॉब के बारे में पता कैसे चला? ऑनलाइन ही पता चला। ऑनलाइन। तो किन किन कागजात के साथ आए थे और कल का स्टेटस जो था वो भीड़ में आप भी थे? यस मैम, मैं भी था भीड़ में और रात से था, रात के 8 बजे से उधर ही था बैठा हुआ। तो सभी लोग ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही सबको मालूम पड़ा है। अच्छा, और आपको अब जब भीड़ यहाँ से हट चुकी है काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं, आपको क्या बोला गया है? कब तक आपको रिवॉर्ड देंगे कि आप अब तक रुके हैं? अभी हम लोगों को टाइमिंग दिया है, टोकन नंबर दिया है। इस दौरान कई ऐसे भी आवेदक हैं जिन्हें टोकन देकर भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये आवेदक बेरोजगारी से परेशान और हताश हैं। आपको छाट दिया गया, आपका चयन नहीं हो पाया? नहीं, 29 साल बोल रहे हैं। 29 साल। अच्छा, और आप अपने पढ़ाई क्या किए, कहाँ से आए हैं? इंटर तक यूपी से।
सिर्फ इस नौकरी के लिए आए हैं? और अब छाट दिए गए तो अब क्या करेंगे आगे? अभी क्या करेंगे, घर पे जाएंगे। मैं 4 बार आके गया हूँ इधर, 4 बार। पूरा रात भर इधर ही हम लोग बैठ के पे, तो भी वो ना बोल रहे मैडम लोग, बोलते जाओ घर पे जाओ बोलते। मैंने इधर काम किया हूँ 3 साल एयरपोर्ट में, फिर भी मना कर। ना बोल रहे। लाइवल में मैं काम किया हूँ तो भी ना बोल रहे। लेकिन ये बताइए कि आपको ये जॉब इतना ज़रूरी क्यों है? आप कहीं दूसरे सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा डैडी नहीं है, मेरा माँ भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं मेरे खाली कौन है, मेरा फैमिली है, छोटा सा फैमिली है मेरा। मैं इसके लिए जॉब के लिए आया था, मेरा को जॉब नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं इधर इंटरव्यू के लिए आया था। तो मेरे को तो भी ना बोल रहे। जॉब जॉब और जॉब। कुछ मुट्ठी भर नौकरियों के लिए युवाओं के बीच ऐसी मारामारी की तस्वीरों को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि 8 साल में 8 करोड़ नौकरियों का दावा किया जा रहा था, वो नौकरियां आज कहां हैं? एयर इंडिया के 600 पदों के लिए करीब 25,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान वहां लाइन लगाकर भीड़ और भगदड़ जैसी हालात कर दिए। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों में हमने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। कहां गई वो नौकरियां? वो नौकरियां आपने इंसानों को दी हैं कि भूतों को दी हैं? या तो आप मानिए कि हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं, आप केवल जुमलेबाजी करते हैं, और या तो मानिए कि ये जो नौजवान, ये जो युवक नौकरियों के लिए लाइन में खड़े हैं, ये हमारे देश के हैं ही नहीं। जो लोग हमारे यानी खबरों की खबर के नियमित दर्शक हैं, उनको याद होगा मुंबई में जो आज जो तस्वीरें आई हैं, ऐसी तस्वीरें कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाई थी, लेकिन वो गुजरात से आई थी। गुजरात के आपको याद होगा कि भरूच ज़िले में अंकलेश्वर में एक होटल की 40 नौकरियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू था। ये करीब 8-10 दिन पहले की बात है। लेकिन इस 40 नौकरियों के लिए 800 लोगों से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने पहुंच गए। होटल के ठीक बाहर ऐसी मारामारी मची कि नौकरी की उम्मीद में आए कई युवा एक दूसरे पर गिरे और बहुत जख्मी होते होते बचे हैं। होटल के गेट का रैंप उम्मीदवारों की इस भीड़ को नहीं झेल पाया और टूट गया। रैंप पर लगी रेलिंग टूट गई और कई उम्मीदवार वहां पर ऊपर से नीचे गिरे भी। गनीमत है कि किसी को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई। ये हाल के कुछ एक उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी हम कई बार देखते हैं कि अलग अलग नौकरियों में भर्तियों के लिए बेरोजगार युवाओं की ऐसी भीड़ उमड़ आती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये तब है जब ये दावा किया जाता है कि देश में रोजगार के मौकों में काफ़ी तेजी आई है। हमने सोचा कि वो आंकड़े भी आपके सामने रख दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय साल 2023-24 में देश में रोजगार वृद्धि दर 6% रही, जबकि उससे ठीक पहले के साल यानी 2022-23 में रोजगार वृद्धि दर 3.2% रही थी। यानी पिछले वित्तीय वर्ष में रोजगार वृद्धि दर करीब दोगुना हो गई है। इससे पहले के साल 2021-22 में यह आंकड़ा 3.3% रहा, जबकि साल 2020-21 में रोजगार वृद्धि दर 5.1% थी। रिजर्व बैंक के ही आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में देश में रोजगार 4.67 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ 33 लाख हो गया, जबकि साल 2022-23 में ये 59 करोड़ 67 लाख पे था। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 से अब तक देश में 7 करोड़ 8 लाख रोजगार जुड़े हैं। रिजर्व बैंक ने जिस डेटाबेस के आधार पर यह नतीजा निकाला, वो देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े 27 उद्योगों को कवर करता है। हालांकि इससे पहले सिटी ग्रुप ने हाल की अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए जीडीपी में 7% की विकास दर भी अगले एक दशक तक, जी हाँ, अगले एक दशक तक नौकरियों की वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। इस रिपोर्ट में भारत में नौकरियों की गुणवत्ता पर सवाल भी खड़े किए गए। कहा गया कि कुल रोजगार का 46% खेती में लगा हुआ है, जो कि जीडीपी में सिर्फ 20% का योगदान करती है, जबकि जीडीपी में ज्यादा योगदान करने वाले निर्माण और सेवा क्षेत्र में नौकरियां उनके योगदान के अनुपात में काफी कम है। इसके बाद सरकार ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कई आंकड़े जारी किए थे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि सिटी ग्रुप की रिपोर्ट ने आधिकारिक स्रोतों से आए सकारात्मक रोजगार आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। देश में रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी को लेकर सांख्यिकी मंत्रालय ने भी आंकड़े जारी कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा मई 2024 में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर जनवरी से मार्च 2023 में 6.8% थी, जो जनवरी से मार्च 2024 यानी एक साल बाद 6.7% रह गई। ये आंकड़े 15 साल या उससे ऊपर के जुड़े हुए लोगों के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक महिला बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 के 9.2% से घटकर जनवरी से मार्च 2024 में 8.5% रह गई। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम बल भागीदारी दर भी बढ़ी है। जनवरी से मार्च 2023 जहां ये दर 48.5% थी, वहीं जनवरी से मार्च 2024 के बीच ये 50.2% हो गई। आपको बता दें कि श्रम बल भागीदारी दर का अर्थ क्या है। ये देश की अर्थव्यवस्था में 16 से 64 साल की उम्र के बीच का वो वर्ग है जो इस समय या तो काम कर रहा है या रोजगार की तलाश में है। लेकिन जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर गृहिणियां या फिर 64 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इस श्रम बल यानी लेबर फोर्स में नहीं गिना जाता है। इन तमाम आंकड़ों को कैसे समझा जाए, ये एक आम आदमी के लिए बड़ा ही जटिल सवाल हो जाता है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टीम लीज सर्विसेज के वाइस चेयरमैन मनीष सबरवाल साहब जुड़ रहे हैं। मनीष जी, शुक्रिया, थैंक यू वक्त निकालने के लिए। मामला बहुत पेचीदा है, मामला बहुत गंभीर है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्या स्थिति है देश में रोजगार की, और क्या जो हम बड़ी बड़ी लाइनें देखते हैं, भीड़ देखते हैं छोटी छोटी पदों की नौकरियों के लिए, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आप छोटी छोटी पदों की क्यों बोल रहे हैं? 20,000 रुपए महीना इज नॉट ए छोटी नौकरी। या तो आप फिर डिग्निटी ऑफ लेबर को मान नहीं रहे, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया की 2 लाख है, मतलब 50% नौकरियां हमारे उससे कम में होंगी ना। तो ये भी थोड़ा छोटी का मतलब उनकी कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटी मतलब संख्या में कम, 30, 40, 50 नौकरी निकलती है, 25-30 हजार लोग आ जाते हैं। 20,000 रुपए बहुत कम है। 20,000 रुपए कम नहीं है। इट्स 2.4 lakhs a year for a country whose per capita income is 2 lakhs। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इंडिपेंडेंस से प्रॉब्लम नहीं रहा है, 4 से 8% रहा है, और ये कोई झूठ नहीं है। पॉवर्टी दूसरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि इंडिया में नौकरी की प्रॉब्लम है तो आप हेलीकॉप्टर से पैसे फेंकेंगे, आप लोगों को 7 दिन काम नहीं करने देंगे, 3 दिन काम करने को बोलेंगे क्योंकि नौकरियों की कमी है, और या आप लोगों को जेसीबी या उनसे अपने ट्रैक्टर ले लेंगे और बोलेंगे कि आप स्पून या चम्मच से खोदो क्योंकि काम कम है। इंडिया में नौकरी की कमी नहीं है, वेतन की कमी है, सैलरी की कमी है। और इसलिए जब भी 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरियां का एडवर्टाइजमेंट होता है, वो दूसरी प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे तो फिर तो द सॉल्यूशंस आर डिफरेंट। यू मनी हेलीकॉप्टर से पैसा फेंके, फिस्कल मॉनिटर। अगर आप ये बोलें कि नौकरियां जो हैं उनका वेतन कम है, उनका सैलरी कम है, तो सॉल्यूशंस बहुत अलग हैं, क्योंकि बिना एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉयज नहीं होते। इंडिया में 6 करोड़ एम्प्लॉयर हैं, उसमें से 1.5 करोड़ के पास ऑफिस नहीं है, 1.5 करोड़ घर से काम करते हैं, सिर्फ 1 करोड़ लोग जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 10 लाख लोग पीएफ और ईएसआई देते हैं। इंडिया में सिर्फ 26,000 कंपनियां हैं जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। तो ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग जो ये चेज करते हैं कि एक्स नौकरी के लिए एक्स 1000 लोग अप्लाई करते हैं, ये पिछले 50 साल से चल रहा है। आज पॉपुलेशन बढ़ गया है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। हमारा जो बिगेस्ट फेलियर पिछले 50-70 साल से है कि हमारी 40% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में काम कर रही है। सबरवाल साहब, मोर और लेस आप ये मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है नौकरियों की और 50-70 साल से चली आ रही है। मैं सॉल्यूशंस पे बात करना चाहता हूं, और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन सुझा सकते हैं वो बताइए, और ये भी बताइए कि वो सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड करेगा। इकोसिस्टम जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसकी तमाम सरकारी नीतियां, पॉलिसीज हमको अफेक्ट करती हैं, या प्राइवेट सेक्टर, किसका काम है नौकरियों को जनरेट करना और लोगों तक नौकरियां पहुंचाना, ताकि इस तरह की ज़रूरतें जो हम देखते हैं, ये बड़ी बड़ी भीड़, लाइनें,
आदमी ग्रेजुएट होता नहीं है, उसको लगता है कि अब नौकरी मिल जाएगी, इस एस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? आई मीन इसमें टीम वर्क होना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूशन डेफिसिट है, प्राइवेट सेक्टर के पास ट्रस्ट डेफिसिट है, और नॉन प्रॉफिट्स के साथ स्केल डेफिसिट है। लेकिन जो हम इंडिया एट 47 तक मास प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो बिना तीनों साथ काम करे नहीं होगा। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो डेली लाइफ है ना एम्प्लॉयर्स की, देयर आर 67,000 कंप्लायंसेस, देयर 26,000 क्रिमिनल प्रोविजंस जो एम्प्लॉयर्स जेल जा सकते हैं, 7,000 फाइलिंग है। ये तो सोचना पड़ेगा ना कि बड़े लोग हमारे जैसे, हमारे पास 100 लोग हैं जो सिर्फ रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल को संभालते हैं। छोटे एम्प्लॉयर्स तो ये नहीं कर सकते। तो पिछले साल से जो एम्प्लॉयर्स की मारामारी होती है कि ये लोग पैसे नहीं देते, ये लोग, बड़े एम्प्लॉयर्स पूरा प्रोविडेंट फंड, पूरा ईएसआई, पूरे मिनिमम वेजेस देते हैं। लेकिन बड़े एम्प्लॉयर्स 25,000 हैं इंडिया में, हमारे होने चाहिए 5 लाख। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों है। तो अगर हम रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल कम कर दें, दिस इज एन इमीडिएट फ्लिक ऑफ पेन रिफॉर्म, ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स बढ़ाना। ये तो लोग सोचते हैं कि चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि स्किल्स से जॉब्स बनते हैं या जॉब से स्किल्स बनते हैं। ये तो कोई नहीं बता सकता। बैंगलोर क्यों बना? क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस पहले आए या यहाँ सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयर्स बाद में आए? सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयर्स की वजह से ये आए। तो इमीडिएट जो सोल्यूशन है वो ये सोचना पड़ेगा कि जो डेली लाइफ है एम्प्लॉयर्स की, बहुत रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है। अगर कंप्लायंसेस, फाइलिंग्स और क्रिमिनल प्रोविजंस को काटा जाए तो फॉर्मल जॉब्स आएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला सबरवाल साहब। मैं आई होप कि इस प्रोग्राम को हमारे देश के हुक्मरान देखेंगे, समझेंगे और शायद इस टिप को मानेंगे, और शायद जानते भी होंगे वो लोग कि बहुत ज़रूरी है इस काम को करना, कि जो कंप्लायंसेस हैं, जो रेगुलेटरी तमाम प्रतिबंध लगा देते हैं तमाम एम्प्लॉयर्स पर, उसको ईज़ किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब क्रिएशन के काम में लग सकें, और जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब नौकरियाँ चाहते हैं, उनका रास्ते उपलब्ध आसान हो सके। थैंक यू मनीष जी, बात करने के लिए। छोटी लेकिन कंस्ट्रक्टिव बातचीत। थैंक यू सो मच। बात रोजगार की चल रही है, तो रोजगार तेजी से बढ़ाना हर राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगार युवाओं के लिए इस बीच क्या किया जाए, इसी सिलसिले में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं की खातिर सरकार का पिटारा खोल दिया है। लाडली बहन योजना के बाद अब युवा बेरोजगारों के लिए भी अब हर महीने एक तयशुदा रकम देने का ऐलान किया गया है। तस्वीरें मुंबई के कलीना इलाके की है, जहां बड़ी संख्या में नौजवान नौकरी की आस में जमा हुए। एयर इंडिया में 600 लोडर की भर्ती के लिए इंटरव्यू देने हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ बुधवार की सुबह नौजवानों के चेहरे पर उस वक्त खुशी की चमक दिखी जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नौजवान बेरोजगारों के लिए हर महीने तयशुदा रकम देने का पंढरपुर में ऐलान किया। कई लोग म्हणाले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बाद मुख्यमंत्री लाडला भाई की योजना हमने लाई है, जिसमें जो 12वीं तक पढ़ा है उसे 6,000 रुपए महीना, डिप्लोमा वाले को 8,000 रुपए और जो ग्रेजुएट है उसे 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। आणि त्याच्यामध्ये इस योजना के लाभार्थी अपना प्रशिक्षण कर पाएंगे और हम एक ट्रेंड और स्किल मैन पावर उद्योगों को दे सकेंगे। अतिशय स्किल्ड मैन पावर आपल्या उद्योजकांना मिळेल। मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत 12वीं पास विद्यार्थियों को 6,000 रुपए महीने, डिप्लोमा होल्डर को 8,000 और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए महीने देने का ऐलान सरकार ने किया है। ये रकम इंटर्नशिप के तौर पर दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। मकसद ये है कि जिन नौजवानों को अनुभव की कमी की वजह से नौकरी में दिक्कत आती है, उनको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इंटर्नशिप कराकर हर महीने पैसे भी मिलेंगे। हालांकि सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इस योजना की वजह से सरकार की तिजोरी पर कितना बोझा पड़ेगा। नौजवानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इन पैसों से उनको आगे की पढ़ाई में फायदा मिलेगा। बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार ने ये काम तो अच्छा किया है। बहुत सारे बेरोजगार हैं अपने इधर, तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक अपने लोगों के लिए एक सम्मान की बात है ये योजना आने के बाद। क्योंकि जो मुख्यमंत्री बोल सकते हैं ना, वो होता नहीं। कुछ गोष्ठी ऐसे मतलब जो प्रैक्टिकली हुआ है ना, तो फिर अच्छा स्वागत है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो बोलते सिर्फ कहने के लिए होता है,
लेकिन प्रैक्टिकली वो होता नहीं। इस योजना का वैसे तो फ़ायदा हो जाएगा ताकि कोई भी अगला वाला कोर्स है वो कर सके और उसके द्वारा ज़रिए कोई अच्छी जॉब मिल सके तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर पैसे नहीं है तो कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने सरकार की इन योजनाओं को चुनावी जुमला बताया है। ये सारी चुनावी नीति है। ये अगर भाई उनके बारे में कोई हमदर्द होता तो मैं समझ सकता, अब हमदर्द नहीं है, आपकी चुनावी नीति है। आप देख रहे हैं कि बहनों को 1,500 रुपए देके खरीदना चाहते हो, इतनी हमारी महाराष्ट्र की बहन सस्ती नहीं है, इतना ध्यान रखना। विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना सकता है। सरकार ने इस बात को भांपते हुए इस योजना का ऐलान किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जमीन पर यह योजना सही तरीके से लागू हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब नौकरियों से ही जुड़ा एक और मुद्दा। नौकरियों पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नौकरियों पर किस तरीके के लोगों का हक पहले बनता है, क्योंकि इसकी नौकरियों के नाम पर सियासत भी जमकर होती है। हर पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहती है, दूसरे की कमियां गिनाकर। सरकारी नौकरियां पहले ही कम है, लिहाजा अब निजी क्षेत्र की नौकरियों को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। मैं बात कर्नाटक की कर रहा हूं। कर्नाटक सरकार के ताजा आदेश को भी इसी लिहाज से देखा जा रहा है, लेकिन लगता है कि उद्योग जगत के दबाव के आगे आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को, जिसको उसने घोषणा की, उसकी कैबिनेट ने कि हम रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट सेक्टर में, कन्नडिका लोगों को 100% सीओडी क्लास के सेक्टर में, सीओडी क्लास के लिए, उस फैसले पर अभी कुछ देर पहले बड़ी खबर आई कि सरकार ने उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और पुनर्विचार करने का मन बनाया है, क्योंकि इंडस्ट्री बॉडी भी इसका विरोध कर रही है और राजनीतिक तौर पर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस फैसले का काफ़ी ज़्यादा नुकसान आने वाले वक्त में यूपी और बिहार में उठाना पड़ सकता है, जहां पर कांग्रेस अपनी ज़मीन तलाश रही है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य कैबिनेट में एक विधेयक को मंजूर किया। ये विधेयक अगर कानून बनता तो कर्नाटक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में मैनेजर स्तर के पदों पर कर्नाटक के स्थानीय लोगों के लिए 50% आरक्षण हो जाता और गैर प्रबंधकीय यानी नॉन मैनेजरियल पदों पर 75% आरक्षण हो जाता। स्थानीय कन्नडिका लोगों के लिए ये एक फायदेमंद स्कीम हो जाती, लेकिन कई निजी कंपनियों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। कर्नाटक में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उनका कहना है कि निजी क्षेत्र में ऐसे आरक्षण रोजगार देने का सही तरीका नहीं है। इस सब के बीच राज्य सरकार ने इस फैसले को फिलहाल स्थगित किया है, जैसा कि हमने आपको बताया। इस पर कैबिनेट की बैठक में फिर से विचार किया जाएगा, लेकिन स्थगित किए जाने से पहले आज दिन भर क्या कुछ हुआ बेंगलुरु में, आइए देखते हैं मेरे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। ये मसौदा प्रति है द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024 की। इस बिल में कर्नाटका के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की छोटी बड़ी कंपनियों में 50 से 70% आरक्षण देने की बात कही गई है। बिल पर अभी उद्योग और आईटी मंत्री से चर्चा होनी है। नियम बनाने से पहले विस्तृत चर्चा स्टॉक होल्डर से की जानी है, यानी निजी कंपनियों से। बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। And more importantly, a wider consultation with the industry. So there is no need to panic. ड्राफ्ट बिल के मुताबिक कर्नाटका के निजी कारखानों और प्रतिष्ठानों में प्रबंधन की नौकरियों में 50% और गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में 70% जगह स्थानीय लोगों को देनी होगी। उम्मीदवारों के पास कन्नड़ा भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उन्हें दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। इसकी अनदेखी करने पर 10,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर योग्य उम्मीदवार न मिले तो कंपनियों को कुछ रियायतें मिल सकती हैं। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार शाह का कहना है कि टेक हब होने की वजह से कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस नीति से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के चक्कर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे की जगह हम खो देंगे। बीजेपी का कहना है कि कन्नडिगास को स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी, ताकि उन्हें कहीं भी नौकरी मिले। मोहनदास पाई आईटी सेक्टर का जाना माना चेहरा है। इन्फोसिस से उनको पहचान मिली,
वो भी इस फैसले से खुश नहीं है। इससे बहुत नुकसान होगा कर्नाटका को, कन्नडिगास को, सब लोगों को लिए। इधर हमारा ब्रांड इमेज ही बहुत खराब हो गया है। पहले ही ब्रांड इमेज अच्छा नहीं था, अभी और भी खराब हो गया है। लोग जाएंगे तमिलनाडु, जाएंगे तेलंगाना, जाएंगे, क्यों आएंगे इधर? हमारा ईवी इंडस्ट्री चले गया तमिलनाडु को, क्योंकि इधर जमीन नहीं दिया। भ्रष्टाचार को लेकर बैकफुट पर खड़ी सिद्धरमैया सरकार ने ऐसा लगता है कि आनन फानन में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन बिल का मसौदा तैयार करवाया है, क्योंकि उद्योग जगत को भी उन्होंने भरोसे में नहीं लिया है। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए सिद्धरमैया तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। ये तो वही बात सुबह की, जब ये फैसला सरकार ने मन बना लिया था कि वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेगी। दरअसल इस बिल का विरोध काफ़ी तेज आज दिन भर हुआ। इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी उद्योग जगत की संस्थाओं ने कर ली थी और उद्योग जगत सरकार के इस फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज़ और कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिन भर दिखाई दिया था। आईटी उद्योगों से जुड़े संगठन नेस्कॉम ने इस सिलसिले में एक बैठक बुलाने की मांग की थी। उसका कहना है कि ये बिल अगर कानून बना तो राज्य में उद्योग के विकास में बहुत बड़ी बाधा बनेगा। ये निजी क्षेत्र की नौकरियों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे कर्नाटक की ग्लोबल ब्रांडिंग पर विपरीत असर पड़ेगा। उद्योग जगत ने कर्नाटक सरकार के इस बिल को वापस लेने का आग्रह किया, जिसका असर अब शाम होते होते दिखा है। बिल फिलहाल होल्ड पर चला गया है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक सरकार ही पहली बार इस तरह निजी क्षेत्र में आरक्षण की ऐसी कोशिश कर रही थी। इससे पहले भी पिछले ही साल हरियाणा सरकार की ऐसी एक कोशिश हाईकोर्ट से उस वक्त खारिज हो गई थी। उससे भी कई साल पहले आपको याद दिलाएं, झारखंड में राज्य के स्थानीय लोगों को राज्य की निजी नौकरियों में आरक्षण का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है और दोनों ही वक्त में बात संविधान की गई कि संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के इन आदेशों की जानकारी भी कर्नाटक सरकार को होगी ही और शायद इसी वजह से उसने इस मामले पर पुनर्विचार का अभी फैसला किया है और अपने ही फैसले को होल्ड कर लिया है। ऐसे मामले पर संविधान के प्रावधान क्या कहते हैं, इस पर हमने संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से उनकी राय पूछी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे राजनेता देश की जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। देश की अदालतों के फैसलों को और संविधान को पढ़ने तक की जहमत उठाने को तैयार नहीं। संविधान में साफ तौर से लिखा है, अनुच्छेद 16 में, कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध रेजिडेंस के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन राज्य नहीं कर सकता और राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है उसमें राज्य सरकार जाहिर है कि शामिल है। फिर उसका एक अपवाद बनाया गया कि अगर हमको किसी राज्य का डोमिसाइल जो है उसको कंडीशन बनाना है तो उसके लिए अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3 में कहा कि संसद उसका कानून बनाएगी। आपको जाकर अनुच्छेद 35 में भी कहा कि अगर ऐसा कोई कानून बनाना है तो उसका अधिकार राज्य की विधानसभाओं और सरकारों को नहीं होगा, वो अधिकार संसद को होगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1957 में ऑलरेडी एक लॉ पास किया गया और उस लॉ के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट रेजिडेंस एक्ट, जिसने जितने भी ऐसे कानून थे अलग अलग राज्यों में जिन्होंने उस राज्य में रहने वालों के लिए आरक्षण किया था, उस सब को रिपील कर दिया। अजीब बात यह है कि कर्नाटक के कानून का वो दल विरोध करेंगे जिनकी सरकारें अपने आप उन राज्यों में इसका प्रावधान करने का प्रयास कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने 2020 में 100% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश के रहने वालों के लिए करने का प्रावधान किया। हरियाणा में आपको मालूम है
कि 30,000 रुपए महीने से कम वाली जो नौकरियां हैं उनके लिए 75% रिजर्वेशन बीजेपी की सरकार ने किया, जिसको अभी नवंबर 2023 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निरस्त किया। इसी तरह आप देखें कि महाराष्ट्र में यह बात कही गई कि जॉब उनको दिया जाएगा जो 15 साल से वहां रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जब जगन की सरकार थी, उन्होंने कहा 75% रिजर्वेशन आंध्रा के रहने वालों के लिए होगा। यह बात आ चुकी है कर्नाटका में, पहले भी जब वहां सरकार दूसरी थी, बीजेपी की सरकार थी, कि 80% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में कर्नाटका के रहने वालों को दी जाएं। दरअसल हमको यह समझना होगा कि डोमिसाइल रिजर्वेशन एडमिशन के लिए तो मुमकिन है, क्योंकि जो अनुच्छेद 15 है उसमें यह शब्द रेजिडेंस और डोमिसाइल नहीं आया है, लेकिन नौकरियों के लिए मुमकिन नहीं है। अगर हमारा नारा एक देश, तो आप देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के आरक्षण जो हैं वो तो एक विधान के नारे के विरुद्ध है। मुझे लगता है कि ये सरकारें, वो जो एक दूसरा नारा दिया गया था कि लोकल को वोकल करो, उसको वोकल करने का तरीका उन्होंने ये निकाला है कि और राज्य के लोग अब हमारे राज्य में नौकरी ना करें, लेकिन ये असंवैधानिक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये संसद का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और उन्होंने कहा फ्रेटर्निटी जो हमारी प्रियम्बल और प्रस्तावना में लिखी हुई है कि देश के लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे, ये उसका उल्लंघन करता है अगर हम ये कहते हैं कि दूसरी राज्यों के रहने वाले लोग यहां नौकरी नहीं कर सकते। संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि कोई भी नागरिक कहीं पे भी जाके रिजाइड कर सकता है और सेटल कर सकता है। आप देखिए कि कुछ कुछ जगह तो संविधान ने इजाजत दी है, जैसे आर्टिकल 371D है, तो तेलंगाना और आंध्रा को यह अधिकार दिया है कि वो अपने राज्यों के लिए कोई प्रावधान इस तरीके का कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। इसलिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में या वहां के जो और विश्वविद्यालय हैं उनमें लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन मैंने बताया वो नौकरी की बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है एडमिशन की। और अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। एक और बहुत ही खास मुद्दा, अहम मुद्दा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि इन दिनों लगभग हर फोन कॉल पर हर आदमी कम से कम एक बार दिन में तो ये जरूर कहता सुना होगा आपने कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और फिर वो फोन लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता है कि शायद सिग्नल कहीं से मिल जाए और फोन पर उसकी बातचीत हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा कहते हुए कई बार एक ही बात फोन पर दोहरानी पड़ जाती है, क्योंकि आपकी आवाज सामने पहुंचती नहीं है, बार बार आवाज कट कट कर आती है, या सामने वाले की आवाज आप तक कट कट कर आती है। इसे ही कहते हैं कॉल ड्रॉप होना। कौन इससे परेशान आज की तारीख में नहीं है? ऐसे समय यह सवाल और भी मौजूद हो जाता है जब तमाम मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने हाल ही में अपनी दरें 10 से 25% तक बढ़ा दी है। यानी दाम बढ़ते जा रहे हैं, फोन की कनेक्टिविटी नहीं सुधरी है, और सभी कंपनियों ने मिलकर यह कदम लगभग ऐसा लगता है कि एक साथ उठाया है। तो आपके पास भी कोई चारा नहीं है। आपको अगर एयरटेल से आप शिफ्ट करना चाहें जियो पे तो नहीं हो सकते, क्योंकि किराया जहां एयरटेल का बढ़ा वहीं जियो का बढ़ा, वहीं वोडाफोन का बढ़ा। बिल भरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मोबाइल को इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी बन चुका है। इस बिल को देते हुए कई बार सामने जरूर आपने सोचा होगा कि बातचीत करते करते कई बार अचानक कॉल जो कट जाती है उसका क्या है? जो आपके साथ हैरेसमेंट होता है, आप परेशान होते हैं, उसका खामियाजा, उसका मुआवजा आपको कैसे मिलेगा? इसके कारण कई बार लोग झल्ला उठते हैं। लोकल सर्कल नाम की एक संस्था है जिसने एक सर्वे किया हाल ही में, उसके मुताबिक हर 10 में से 9 लोगों को कॉल ड्रॉप्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या इसकी कोई भरपाई कभी हो पाती है? हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। फोन पर बात तो हो रही है,
लेकिन क्या वाकई हो रही है? क्या पता आपने किसी अपने को कॉल मिलाया हो और घंटी गई कि कॉल ड्रॉप हो गई, या फिर कॉल कनेक्ट ही ना हुआ हो। मोबाइल की दुनिया में ये एक ऐसी समस्या है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। कहां तो 4G का 5G करने में देश जुटा है और कहां लोग बार बार मोबाइल की तरफ देखते हैं कि जिससे बात कर रहे हैं वो लाइन पर है भी कि नहीं। जैसे मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल लगता नहीं है या कॉल फेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को स्विच करना पड़ता है नॉर्मल कॉल से व्हाट्सएप कॉल वगैरह। कॉल मिलाते हैं, कॉल लगती नहीं है, या फिर आप जिस एरिया में वहाँ नेटवर्क नहीं मिल पाता। बहुत ट्रैफिक बढ़ने की बहुत दिक्कत आई है आजकल। कभी कभार अपनी आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है। मतलब 5G जो आया है पर वो चीज़ मिल नहीं रही। जनरली ऐसा होता है या तो कॉल लगता ही नहीं है, रिंग नहीं जाती, या तो फिर कॉल उठपिक होता है बट वॉइस नहीं आती, या वॉइस आती है बट वो 1-2 सेकंड में ड्रॉप हो जाता है। ट्राई भी ऐसे कॉल ड्रॉप या बंद हो जाने की घटना को चिंताजनक बताता है, लेकिन सवाल है कि इससे निपटने के लिए किया क्या। मोबाइल फोन कंपनियों ने टैरिफ तो बढ़ा दिया है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं बरकरार हैं। इसी को लेकर लोकल सर्कल्स कंपनी ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 लोगों को कॉल कनेक्शन और कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हर 10 में से 4 के 20% से अधिक कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। हर 3 ग्राहक वाईफाई कॉल का उपयोग कर रहे हैं। 41% उपभोक्ताओं की कॉल शुरू होने के 30 सेकंड्स के अंदर ही कट जाती हैं। जाहिर है कि ये सर्वे मोबाइल नेटवर्क को लेकर एक गंभीर चिंता की घंटी बजा रहा है। एक तो है समस्या कॉल ड्रॉप की, दूसरा है कॉल कनेक्शन की। अगर कवरेज ही बराबर नहीं है तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होगा तो ड्रॉप क्या होगा। तो वो दोनों तकलीफें जो हैं वो बहुत हमारे पास पिछले साल भर से काफी सारे लोगों के कंप्लेंट्स आए इस मुद्दे को लेके। तब हमने ये सर्वे किया और ये सर्वे हम करते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो पहला मुद्दा तो ये निकल के आया सर्वे में कि ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। 5G के डिप्लॉयमेंट के बाद भी थोड़ा माइनर इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर वो नहीं जो कि ऑपरेटर्स क्लेम कर रहे हैं। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कॉल म्यूटिंग यानी दूसरी तरफ से आवाज नहीं आना और कारप्लिंग यानी फोन में शोर सुनाई देना जैसी 2 समस्याओं का सामना भी यूजर्स कर रहे हैं। ये समस्या इसलिए भी बड़ी है कि इसको तो कॉल ड्रॉप में भी नहीं गिना जाता। मोबाइल कंपनियों के पास इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपकरण ही नहीं है। मोबाइल सर्विसेज की क्वालिटी बहुत ख़राब है। ऑपरेटर्स ही इसके जिम्मेदार हैं। जो रेगुलेटर है ट्राई, वो अच्छी तरह से इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है, एनफोर्स नहीं कर रहा है। उनको भी मालूम है कि क्या हो रहा है सिस्टम में, कैसे ऑपरेटर्स रेगुलेटर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कायदे से इसका जवाब ट्राई को देना है। एनडीटीवी इंडिया ने ट्राई के सामने ये सवाल रखे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है। बावजूद इसके यूजर्स को कॉल कनेक्शन से लेकर कॉल ड्रॉप तक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि नियामक संस्थान ट्राई इस मामले में ध्यान देगा और कुछ कार्रवाई करेगा। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दरअसल कॉल ड्रॉप का ये मामला न जाने कितनी बार सरकार के सामने भी उठ चुका है और कोर्ट के सामने भी। पूर्व टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने दौर में टेलीकॉम कंपनियों को इस सिलसिले में अपनी सेवाओं में सुधार करने के निर्देश दिए थे। ये मामला टेलीकॉम क्षेत्र के नियमन से जुड़ी संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के सामने भी कई बार उठा। ऐसी शिकायतों के बाद ट्राई ने अक्टूबर 2015 में एक आदेश दिया। आदेश था कि टेलीकॉम कंपनियों को हर कॉल ड्रॉप के लिए ग्राहक को ₹1 देना होगा और ये प्रति ग्राहक प्रतिदिन 3 कॉल तक ही लागू होगा। ये नियम 1 जनवरी 2016 से लागू होना था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गईं। 29 फरवरी 2016 को हाईकोर्ट ने ट्राई के आदेश पर मुहर लगा दी। टेलीकॉम कंपनियां इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2016 को हाईकोर्ट के आदेश में कई गलतियां बताते हुए उसे खारिज कर दिया। दरअसल सुनवाई के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने ये दलील दी कि कॉल ड्रॉप की कई वजह हैं जो उनके काबू से बाहर की हैं और हर कॉल ड्रॉप की सही वजह ढूंढ पाना भी असंभव है। ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश से
भारतीय टेलीकॉम कंपनियों पर उल्टा असर पड़ेगा, जो स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भारी कीमत चुका रही हैं और उन पर बैंकों का भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बहस को सुनने के बाद ट्राई का आदेश रद्द कर दिया। उस समय ट्राई के चेयरमैन रहे RS शर्मा इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं। शर्मा जी, शुक्रिया बात करने के लिए। आप तो ट्राई की मुखिया रह चुके हैं, कॉल ड्रॉप्स का लंबे समय से मामला चल रहा है, फिर उसी समस्या से हम जूझ रहे हैं जो समस्या आपके सामने थी। आपके सामने भी आया होगा मामला जब आप ट्राई के चेयरमैन थे। क्या कभी कोई गंभीर चर्चा हुई, और हुई तो उसका नतीजा क्या रहा? देखिए, सबसे पहले जब मैं 2015 में ट्राई का चेयरमैन बना था, तो उस वक्त शायद पहला या मे भी दूसरा तीसरा मुद्दा रहा होगा, क्योंकि कॉल ड्रॉप काफी रेम्पेंट था उस वक्त। और उस वक्त हमारा विचार था TRAI में कि भाई ये जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस है। आखिरकार कस्टमर पैसा देता है टेलीकॉम कॉल करने का, और उसके बाद उसका कॉल ड्रॉप हो जाता है, बात नहीं हो पाती है, उसके बाद दोबारा फिर कॉल करता है, दोबारा कॉल करता है, तो कई सारी। और उसके पास उस समय जब मैं 2015 की बात करता हूँ, तो उसमें कॉल का प्रति मिनट कुछ चार्ज लगता था। आजकल तो कॉल जो है एक प्रकार से कॉल अनलिमिटेड है, लेकिन उस वक्त ये समस्या काफी गंभीर थी। और आज जो है लोग व्हाट्सएप से या किसी और माध्यम से कॉल कर सकते हैं, उस वक्त ये भी नहीं कर सकते 2015 में। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, और हम लोगों ने ये सोचा TRAI में कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है। और उसके बाद एक कंसल्टेशन निकाल के हम लोगों ने एक रेगुलेशन निकाला, जिसके माध्यम से हमने कहा कि अगर मान लीजिए किसी का कॉल ड्रॉप होता है, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उसको उतने पैसे का एक रिफंड इशू करेगा। मान लीजिए रिचार्ज, अगर कूपन से रिचार्ज कर रहा है, प्रीपेड सर्विस है, तो उसको उतने पैसे से रिफंड करेगा उसका पैसा। और साथ ही साथ हमने एक पेनल्टी भी लगाई थी, शायद ₹1 प्रति मिनट के हिसाब से पेनल्टी भी लगेगी अगर कॉल ड्रॉप हो जाएगा तो ये कई सारी चीजें की थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसमें लीगल जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल हमारे इस आदेश को और न केवल TRAI के इस रेगुलेशंस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, ये गलत है, क्योंकि TRAI को कोई अधिकार नहीं है फाइन लगाने का या उनको पेनलाइज करने का। तो एक प्रकार से उस समय भी ये समस्या आई थी, और हम लोगों ने इस समस्या को बहुत शिद्दत से दूर करने का प्रयास किया था, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इस बात के लिए इंसेंटिवाइज किया था कि वो अपनी सर्विसेज में सुधार करें और सर्विस की गुणवत्ता में सुधार करें। लेकिन उसका कोई खास नतीजा उस वक्त नहीं निकला था। थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला बहुत हुआ था, अखबारों में खबरें भी निकली थी और बहुत चीजें बनी थी, लेकिन हमें अंततः हार का सामना उसमें करना पड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक राइज भी किया था कि आप कोई अधिकार नहीं है और आप जो है इस अधिकार का प्रयोग करें। हालांकि हमारी जो मंशा थी वो मंशा बहुत स्पष्ट थी कि आखिरकार कंज्यूमर का हित भी तो कोई देखेगा। अगर टेलीकॉम रेगुलेटर ही कंज्यूमर का हित नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तो ये स्थिति है। शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप या हम जब भी किसी से फ़ोन पर कोई भी बात करते हैं, हो सकता है आपने भी इस प्रॉब्लम को झेला हो कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है या आपकी आवाज़ मुझ में नहीं आ रही है। कई बार सिग्नल अचानक बीच में टूट जाता है, आपको दोबारा डायल करना पड़ता है। ग्राहक को, जो टेलीकॉम कंपनियों को पूरा पैसा वो चुकाता है, उससे इन कॉल ड्रॉप्स की भरपाई कैसे होगी? कई बार कॉल ठीक उस वक्त कट जाती है जब आप कोई ज़रूरी बातचीत कर रहे होते हैं, तो ग्राहक का तो नुकसान ही नुकसान है। नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए कोई आखिरकार एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है पैसा लेता है कंज्यूमर से, तो उसके बाद सर्विस का भी तो कोई वो होना चाहिए ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हम आपको पैसा दे देंगे और आप जो है बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर मिल गए तो मिल गया, कॉल नहीं मिला तो नहीं मिला। आप बात कर रहे हैं, बीच में एकदम रुक जाता है, और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और टाइम बर्बाद होता है कंज्यूमर्स का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या के डेफिनेटली इसका समाधान होना चाहिए। कॉल ड्रॉप के अलावा भी जो समस्या, जो स्पैम कॉल की समस्या है, आज जो है टेलीफोन आप रखिए और सवेरे से लेकर शाम तक कम से कम 20-25 स्पैम कॉल आते हैं, ये कह के कि भाई एक जो है ये प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको या मकान लेना है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। तो एक तरफ तो क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉल ड्रॉप के माध्यम से खराब है,
और दूसरी तरफ ये स्पैम कॉल की समस्या है। स्पैम कॉल की समस्या को दूर करने के लिए भी TRAI ने एक ब्लॉकचेन का व्यवस्था की थी, लेकिन अब कंप्लेंट की समस्या नहीं है, अब कंप्लेंट ही पॉसिबल नहीं है। TRAI का जो DND एप्लीकेशन है वही नहीं चलता है। शर्मा जी, कॉल ड्रॉप एक तकनीकी समस्या है, इससे पूरी तरीके से बचा नहीं जा सकता, हम ये समझते हैं, लेकिन क्या टेलीकॉम कंपनियां इसे लेकर कभी भी कोई गंभीर कदम उठाती हुई दिखाई दी? देखिए, मैं अभी इस सेक्टर में नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा कमेंट करना उचित नहीं होगा और बिना जानकारी के कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। मुझे नहीं पता है कि TRAI के बीच में जो रेगुलेटर है उनके बीच में और कंपनीज के बीच में क्या चर्चा हो रही है इस विषय के बारे में कि नहीं हो रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अंततः इसका जो नतीजा है वो नतीजा बहुत अच्छा नहीं है। नतीजा इस सेंस में अच्छा नहीं है कि हम लोग डेली के डेली ये समस्या महसूस करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे जाते हैं, तो व्हाट्सएप कॉल भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, कई बार कनेक्शन और वो भी तो आखिरकार बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। तो ये जो समस्या हो गई है आज, जो है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, 4G है, 5G है, उस वक्त 2G और 3G थी, तो उसमें डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रकार से नहीं था, डेटा की स्पीड नहीं थी अच्छी। अब इतनी डेटा की स्पीड है और दूसरे नंबर जब कॉल आदमी करता है तो उसमें तो बहुत कम डेटा कंज्यूम होता है। 1 मेगाबाइट डेटा में आप 3 मिनट तक अच्छा खासा कॉल कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जब वॉइस ओवर IP, जब वॉइस के माध्यम से, IP के माध्यम से, डेटा के माध्यम से जब कॉल जा रहा है, तो वैसी स्थिति में इस प्रकार की समस्या होना उचित नहीं है। इस वक्त तो समस्या को बहुत कम हो जाना चाहिए था। हमने टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, लेकिन अब मेरा कहना कि भाई टेलीकॉम कंपनियां गंभीर है कि नहीं गंभीर है, कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये मैं समझता हूँ एक ऐसा कमेंट होगा जो मैं देना नहीं चाहूंगा, बिकॉज मुझे सचमुच में इसकी जानकारी नहीं। जी, चलिए, आपकी इस ईमानदारी की हम तारीफ करते हैं। शुक्रिया शर्मा साहब, वक्त निकालने के लिए, वैसा जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज खबर में फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरें लौट के आते हैं, बने रहिए आप NDTV इंडिया के साथ। जोधपुर के देचू में कोलू गांव का यह नज़ारा, शिक्षा विभाग की विजिलेंस टीम जब राजस्थान ओपन एग्जाम के दौरान पहुंची तो देखा कि स्कूल में खुलेआम नकल हो रही है और नकल करवा रहे हैं खुद यहां के टीचर्स। क्यों हुआ ऐसा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। जोधपुर के देचू में कोलू गांव का ये नजारा, शिक्षा विभाग की विजिलेंस टीम जब राजस्थान ओपन एग्जाम के दौरान पहुंची तो देखा कि स्कूल में खुलेआम नकल हो रही है और नकल करवा रहे हैं खुद टीचर्स। यहाँ गेट पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि हमें पहले से शिकायत मिली हुई थी कि यहाँ सामूहिक नकल होती है, तो हम दीवारें फांद करके अंदर आए तो CS और वीक्षक सब भागते हुए नजर आए। हमने आकर के देखा तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए थे, वो प्रश्न भी हमने नोट किए हैं। साथ ही 2 मोबाइल भी बच्चों के छूट गए, वो हमने बरामद किए हैं। दोनों कॉपी हमने बरामद की है और यहाँ पर सभी वीक्षक सामूहिक नकल करवा रहे थे। साथ ही एक बच्चे के मोबाइल में 2100 रुपये रखे हैं जो कि वीक्षक को देने थे। दूसरे बच्चे ने अभी अपना लिखित में बयान दिया है कि उसने एक दशरथ सिंह नाम के अध्यापक को 2000 रुपये दिए हैं। विजिलेंस टीम के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। वहां 2 डमी कैंडिडेट्स जो परीक्षा दे रहे थे भाग निकले। पुलिस ने साइंस की 2 टीचर्स को भी पकड़ा, वो वहां बेवजह घूम रही थी, नकल भी करवा रही थी और खुद डमी भी बैठ रही थी। चीटिंग रोकने के लिए शिक्षा विभाग इनविजिलेटर्स या ऑब्जर्वर भी तैनात करता है, लेकिन यहाँ का ऑब्जर्वर अनुपस्थित पाया गया। जो ऑब्जर्वर लगाया जाता है परीक्षा की निगरानी के लिए, वो 3 दिन से अनुपस्थित है। रजिस्टर में देखने में पाया गया कि वो 12 को भी अनुपस्थित थे, 15 को भी अनुपस्थित थे। लापरवाही है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। 3 को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और बाकियों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।